दोस्तों नमस्कार। आज है 30 अप्रैल और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है और थोड़ा हमारी मेंस आंसर राइटिंग एबिलिटी को कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन जो हमने सैटरडे को दिया था उसका हम आंसर डिस्कशन करेंगे और एक नया क्वेश्चन देंगे आपको जिसका डिस्कशन हम कल की वीडियो में करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इलेक्शन रिलेटेड हैं। जितने भी इलेक्शन रिलेटेड स्टफ़ आप जनरेट कर सकते हैं अभी या लिख के रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 70th बीपीएससी मेंस में आएगा GS2 सेक्शन 1 में। ठीक है, तो पहला न्यूज़ यही है कि सूरत के बाद इंदौर का भी कैंडिडेट जो है उसने कांग्रेस का कैंडिडेट था, बीजेपी ज्वाइन कर लिया और वहाँ का जो बीजेपी कैंडिडेट है वो निर्विरोध हो गया। अब यहाँ पे दो इशू खड़ा होता है कि अगर वो कैंडिडेट अकेला है, ठीक है, तो एज़ पर इलेक्शन रूल्स मैनुअल जो है उसको विनर करार दिया जाएगा जैसा किया गया सूरत वाले केस में। इसमें दूसरी स्टोरी ऐसी है कि जहाँ भी नोटा का प्रोविज़न है, नोटा मीन्स सम अदर कैंडिडेट, एक डमी कैंडिडेट है ये, है ना। नोटा मीन्स एक नोटा को सिंबॉलिक तौर पे एक डमी कैंडिडेट के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो इवन दो ऑल कैंडिडेट्स जो सूरत वाले कैंडिडेट के विरोध में थे उन्होंने अपना इधर नॉमिनेशन सरेंडर कर दिया या फिर वो रेस से बाहर हो गए, तो उस केस में नोटा उनका एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन हो जाएगा और वोटिंग उस केस में भी होगी, है ना। तो अगर उस केस में नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं उससे तो वो नहीं जीत पाएंगे और वहाँ फिर से रिइलेक्शन कराना पड़ेगा। अब सवाल है कि ये चीज़ इंटरप्रेट कौन करेगा, तो ये इंटरप्रिटेशन होगा कोर्ट में। वंस इलेक्शन इज़ ओवर तो वी विल सी ए नंबर ऑफ पिटिशंस रिगार्डिंग दिस इन द कोर्ट। तो उस समय देखेंगे क्या होता है। बस अभी समझने के लिए कि अगर कोई निर्विरोध होता है तो उसके क्या सा कंडीशन है। देखो क्या होता है कि जो इलेक्शन रूल्स फ्रेम किए गए थे वो जब नोटा का प्रोविज़न आया था, नोटा का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने लाया था और इस नोटा के प्रोविज़न के आने से पहले ही जो इलेक्शन के मैनुअल है उसको बनाया जा चुका था। तो इलेक्शन मैनुअल में जो लिखा है उसको सुपरसीड करेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बट दिस हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड। अभी तो एग्जीक्यूटिव ने अपना काम किया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया, है ना। नाउ दिस हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ या फिर बाकी सारी कोर्ट उनके रेफरेंसेस को लेके। तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा हमको इससे। अब है कि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे जिनका नाम पे मंडल कमीशन बनाया गया था और यही मंडल कमीशन ओरिजिन है जो सोशल जस्टिस मूवमेंट हुआ है, जो सामाजिक क्रांति के लिए मूवमेंट है, जो भी रिजर्वेशन का सिस्टम है अपार्ट फ्रॉम SC ST जो OBC को रिजर्वेशन मिला है और जो बाकी सारी रिजर्वेशंस मिली हैं ये मंडल कमीशन के तौर पे, मंडल कमीशन को बेस मान के मिली है। अब यहाँ इस आर्टिकल में कहना यही चाह रहे हैं और जब भी लिखने को भी आए रिजर्वेशन के संदर्भ में कुछ आए तो रिजर्वेशन को आपको सपोर्ट तो करना ही है क्योंकि आपको सामाजिक तौर पे सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी को मेंटेन करने के लिए रिजर्वेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म के बारे में लिखना हो कि रिजर्वेशन कभी कभी रिजर्वेशन वर्सेस मेरिटोक्रेसी पे एक डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो उसके पक्ष में आप लिख सकते हैं, मेरिटोक्रेसी के पक्ष में लिख सकते हैं कि रिजर्वेशन हमने दिया है लेकिन रिजर्वेशन अभी उन पर्टिकुलर या नैरो डाउन नहीं हो पाया है उन तबकों तक जो अपने आप को अभी तक सोशली और इकोनॉमिक रूप से एलिवेट नहीं कर पाए हैं। जो रिजर्वेशन की बेनिफिट्स है वो स्क्यूड हो गई है और दैट इज़ रीचिंग ओनली टिल टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड दैट सेक्शन इज़ ओनली यूटिलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। अदर देन दैट बाकी जितने कास्ट हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम रिजर्वेशन में भी सब कैटेगराइजेशन पे ध्यान दें ताकि हम उन तबकों तक भी पहुंच सकें जिनको ज़रूरत है, जो अभी तक अपने आप को एलिवेट नहीं कर पाए हैं क्योंकि उस रिजर्वेशन के अंदर इतनी मेरिट अभी इंक्रीज़ हो गई है, लोगों के पास इतना रिसोर्स हो गया है कि वो रिजर्वेशन को लेके भी रिजर्वेशन लेते हुए और वो मेरिट में भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि मेरिट का लाभ, रिजर्वेशन के थ्रू मेरिट का लाभ उन तक पहुंचाया जाए जो एक्चुअल तौर पे उससे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं एजुकेशन या ऐसा कुछ जो कंडीशन है उसको। तो ये आर्टिकल उसी से कहा जाता है कि अभी तक जॉब, एजुकेशन और रियल सोशल जस्टिस की जो बात है वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अपने गांव तक भी नहीं पहुंचा है ना। तो ये सिचुएशन है बिहार की।
तो इससे एक दो पॉइंट मिलेगा बस, है ना, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी ताइवान को बोला जाता है ना कि चिप कैपिटल है वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि 95% ऑफ द चिप्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वर्ल्ड में वो ताइवान में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब इसी टाइप का एक इंडस्ट्रियल एरिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में डेवलप करना है, तो गेस करो कहाँ? ऑफ कोर्स वो गुजरात होगा। ये बायसनेस तो हम लोग काफ़ी दिन से देख रहे हैं। बिहार तो अछूता ही रह जाता है इन सब चीज़ों से। बिहार की तो चर्चा भी नहीं होती है, कि एयरपोर्ट बनाने की बात भी नहीं होती है, कि यूनिवर्सिटी देने की बात भी नहीं होती है। यहाँ पे तो आके बस दूसरे मुद्दे चलते हैं। खैर, तो ये जो डेवलप होना है वो धोलेरा इन गुजरात में होना है। अब यूपी में ही कर देते भाई, यूपी खराब है थोड़ी, है ना, झारखंड में कर देते। बहुत सारी मिनरल है, बोकारो स्टील सिटी है, जमशेदपुर है, इतने अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। आप भागलपुर में कर देते, आप मधेपुरा में कर देते। वैसे मधेपुरा वाला भी तो बंद होने की कगार पे। ठीक, खैर, तो ताइवान जो चिप मैन्युफैक्चरिंग सिटी है उसमें किस तरह से चिप की डेवलपमेंट हुई और वो इंडस्ट्रियल हब बन गया। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहीं पे अपना बसेरा बना के रखती हैं और वहाँ से बिज़नेस करती है। ताइवान की जीडीपी का 7 से 8% जीडीपी जो है बस एक इंडस्ट्रियल एरिया से बनता है। तो इतना इम्पोर्टेंस है वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें इंडिया को अगर आने वाले टाइम पे एआई और मशीन लर्निंग का बादशाह बनना है, अगर टेक्नोलॉजी में अपने आप को और सिद्ध करना है, तो ये ज़रूरी है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बिल्डअप करें। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर तभी हम बिल्डअप कर पाएंगे जब हम चिप मैन्युफैक्चरिंग अपनी इस्टेब्लिश करें। और ये चिप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ इस्टेब्लिश होगी? ये होगी धोलेरा इन गुजरात। और भी इसके साथ साथ और भी बाकी जगह जहाँ जहाँ किए जा सकते हैं उसका स्कोप निकाला जा सकता है कि कहाँ, चाहे नोएडा हो, गुरुग्राम हो, इन सब जगह पे तो डेवलप किया ही जा सकता है। तो उसके भी देखने चाहिए। और हमको अपना रास्ता ताइवान को लेके तय करना है या उसको बेस बना के तय करना है। इसको एज एन एग्जाम्पल कोट किया जा सकता है जब भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आए, जब भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो उसमें अगर एग्जाम्पल देना है तो ताइवान को हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ताइवान की तर्ज पे हम इंडिया में भी एक ऐसा सिटी डेवलप कर सकते हैं जो इंडिया की सेमीकंडक्टर नीड्स को फुलफिल करे। अभी देखो क्या हुआ था कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ ना, उसके बाद से चिप का इतना ज़्यादा शॉर्टेज हो गया कि जो ड्राइविंग लाइसेंसेज है उस ड्राइविंग लाइसेंसेज में जो चिप आते थे वो चिप आना बंद हो गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास चिप की कमी हो गई, है ना। बीच में सिम कार्ड भी कुछ मिलना थोड़ा स्लो हुआ था, लेकिन बाद में फिर उसको कर दिया गया। टेलीकॉम कंपनीज़ का तो नेटवर्क बहुत तगड़ा होता है ना, तो वहाँ से वो इंपोर्ट वगैरह कर लिए। तो इस आर्टिकल से हमको यही सीखने को मिलता है। इसके बाद ये सब बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इंडिया कनाडा में हमेशा एक खींचतान रसाकसी चलती रहती है। अभी क्या हुआ कि स्टेज पे जाके जस्टिन ट्रूडो और उनके सपोर्टर्स या उनके पार्टी के लोग ने ऑफिशियली खालिस्तान को सपोर्ट किया, जो कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दैट सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल प्लेयर, और जो कि दूसरे किसी सॉवरेन कंट्री में बेस्ड है। और उस सॉवरेन कंट्री का हमारे साथ रिलेशन जो है रिसेंट में काफ़ी तलखी हुई है, इसलिए इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट को समन किया, है ना, टोरंटो में जो स्लोगन्स हुए थे उसके रिस्पेक्ट में। तो दिस इज़ नन ऑफ आवर यूज़। इसको कहीं भी कोट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इशू चलता चला आ रहा है। ये लाइव कमेंट्री टाइप चीज़ है। बस एक जानने के लिए ज़रूरी है कि अभी इंडिया कनाडा रिलेशंस में ये डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद देखेंगे और कुछ डेवलपमेंट्स होता है। तो फिलहाल बस इतना ही। अब इसी नोटिस ऑन स्टार कैंपेनर स्पीच, इसका रेफरेंस इससे मिलता है कि प्रधानमंत्री जी ने बांसवाड़ा राजस्थान में कुछ स्पीच दिया था, और वो स्पीच जो था वो कम्युनल इन नेचर था। उसमें डिफरेंट रिलीजन्स को लेके बात की गई थी। तो काफ़ी लोगों ने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो सब पे समान तरह से लागू होता है, भारत का कानून सबके लिए बराबर है। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर क्या किया, नोटिस भेजा। अभी तक क्या करती थी कि इलेक्शन कमीशन नोटिस जो भेजती थी वो इंडिविजुअल्स को भेजती थी जिसने वो गलती की है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि पार्टीज़ को भेजा, है ना। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, तो उसका कंप्लेन जो आया तो उसका नोटिस उन्होंने जेपी नड्डा साहब को भेजा, जो कौन है, वो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। तो दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द प्रैक्टिस सो फार कि इलेक्शन कमीशन इशूज नोटिसेस टू द पार्टी प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ द लीडर्स कंसर्न्ड, है ना। जो एमसीसी वायलेशन होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा रीज़न है। आज का जो हम क्वेश्चन देंगे आपको कल जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन का
बेसिस ही यही है कि इलेक्शन कमीशन को मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट तो आप लगा दिए, लेकिन लगाना ही सब कुछ नहीं है। उसके वायलेशंस पे आप जब तक पिनलाइज नहीं करेंगे तब तक लोगों में वो रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होगा कि हम एमसीसी का वायलेशन ना करें। लेकिन इसके लिए कारगर होना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, थोड़ा कारगर हाथ टी एन सेशन टाइप होना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है, वो अपनी पावर का बेहतर इस्तेमाल करेगा, खूब इस्तेमाल करेगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी वो इस्तेमाल करेगा, सब करते हैं। इलेक्शन मशीनरी में गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता ही है, चाहे जाने अनजाने, भले ऑफिशियल तौर पे इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। इसको उजागर करने का काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकती है इम्पार्शियल होके, और वो तभी पॉसिबल है जब एमसीसी को कुछ स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाए या उसको कुछ पीनल पावर्स दिए जाएं, है ना, कुछ तो एक्शन लेने की पावर्स दिए जाए। अब अभी क्या करता है इलेक्शन कमीशन, रिकमेंड करता है पुलिस को कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करो, एफआईआर करो। अब पुलिस किसके अंदर है? पुलिस आइदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, या फिर अगर रूलिंग पार्टी है सेंटर में तो उसके अंदर है, तो होम मिनिस्ट्री रन करेगी इसको। और कौन आईपीएस ऑफिसर है जो माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर करेगा? कुछ भी बोल दें, वो किस आईपीएस की औकात है कि माननीय होम मिनिस्टर के खिलाफ वो एफआईआर कर देगा? तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जब तक हम स्टैट्यूटरी बेसिस पे उसको लागू नहीं करेंगे तब तक कोई भी अपने से एक्शन नहीं लेगा, अपने करियर पे कोई दाव नहीं लगाएगा। तो ये आर्टिकल इसी से कहता है कि जो चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन फेस कर रहा है, उस चैलेंजेस में कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं, उसको दूर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स किए जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और हम एज अ सिविल सोसाइटी हम उसमें क्या कर सकते हैं। अगला आर्टिकल है कि डीप फेक्स के बारे में, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन, मैं ये इन्विसाज कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो सकता है आगे पूछा जाए, है ना, कि किस तरह से इलेक्शन को टेक्नोलॉजी प्रभावित करता है, किस तरह से इलेक्शन को टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। तो नेगेटिव वे में जो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शन को, उसका डीप फेक एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कि लिखा जा सकता है ना। इस क्वेश्चन को भी हम आने वाले टाइम पे डिस्कस करेंगे। हम इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1-2 लेक्चर्स हमने स्टार्ट किया है, और हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपको लिंक देंगे, वहाँ पर आंसर अपलोड करिए, आपस में एक दूसरे स्टूडेंट से बात करिए, कैसा लिखा है उन्होंने, आपने कैसा लिखा है। और जब 1-2 दिन बाद अगर उसका मॉडल आंसर दिया जाएगा या जब उसको न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तब उससे अपने आंसर को मिला के आप देख सकते हैं कि आप कितने तक सही थे, आप में और क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे डीप फेक्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है कैंपेन में। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नेगेटिव में कि डिजिटल मार्केटिंग जो चलती है ना, डिजिटल मार्केटिंग मतलब जैसे गूगल ऐड हुआ, है ना, फेसबुक ऐड है, इंस्टा ऐड है, इन सब ऐड में पैसे बहुत लगते हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था, उसमें 102 करोड़ बीजेपी ने खर्च किए हैं सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स देने में, डिजिटल एड्स देने में। तो दिस इज़ ऑल्सो ए चैलेंज कि उसको किस तरह से मॉनिटर किया जाए, है ना, वो किस तरह से स्पेंड कर रहे हैं, उसकी स्पेंड का कैप कितना होना चाहिए, इन सब ये भी मेजर चैलेंजेस है इलेक्शन कमीशन के पास, है ना। तो अपने आंसर में आप लिख सकते हैं। इसके बाद बहुत कम आर्टिकल है जो डिस्कस करने लायक है। अभी देखिए कंबोडिया में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सिम कार्ड्स वहाँ भेजे गए हैं इंडिया से। उन सिम कार्ड्स के भेजे जाने के बाद इंडिया में जो है साइबर फ्रॉड चालू हुआ है। वहाँ पे करीब 5000 लोग फंसे हुए हैं। वो लोग साइबर फ्रॉड को ये दे रहे हैं। कैसे? तो बैंकिंग और टेलीकॉम सेक्टर में जो भी लूप होल्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर में लूप होल से सिम निकालिए, बैंकिंग सेक्टर में लूप होल से उस सिम का यूटिलाइजेशन लोगों के अकाउंट खाली करने में कर रहे हैं। तो अभी अजय भल्ला साहब जो होम सेक्रेटरी हैं हमारे, उन्होंने ये कहा है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कि देखो कौन कौन सा लूप होल है, टेलीकॉम कंपनीज के साथ डिस्कस करो और कुछ डायरेक्शन इशू करो। और ये भी कहा उन्होंने कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि आप थोड़ा सीरियस होइए, आप देखिए कि क्या यहाँ से लिया जा रहा है, वो कहाँ तक ले जाया जा रहा है, कौन लोग जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। ठीक है। इसमें यह भी एक पिक्चर निकल के आया था कि जब भी कुछ एक्टिवेटेड सिम कार्ड के साथ कुछ लोग अरेस्ट होते हैं इमिग्रेशन पे, तो उनको सीधा रिकमेंड कर दिया जाता है लोकल पुलिस के पास। अब लोकल पुलिस का काम ही है रूटीन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो करके उनको छोड़ देते हैं। तो वो जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसको नहीं देख पाते हैं। ये काम है एक सेंट्रल एजेंसी का जो चीज़ों को सही तरीके से मॉनिटर कर सके, क्योंकि हर सारा क्राइम जो छोटा है वो छोटा नहीं रहता। हो सकता है वो छोटा क्राइम बड़े लार्जर प्लॉट का एक हिस्सा हो, है ना। तो जो साइबर फ्रॉड है
इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि कंबोडिया से रिलेटेड रिसेंटली कंबोडिया से जो साइबर फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, हुज ट्रेजिडी, है ना। हुज ट्रेजिडी एक ऐसा इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है शराबबंदी जो करते हैं हम। शराबबंदी के बाद क्या होता है कि लीगल तौर पे शराब मिलना तो मुश्किल है, तो क्या होता है देसी शराब के ठेके बहुत उभर के आ जाते हैं इलीगल तौर पे। वो ठेके क्या करते हैं कि एथेनॉल को यूज़ करना है, लेकिन कभी कभी ये एथेनॉल ही ख़राब क्वालिटी का हुआ या वो मेथनॉल यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम होती है, बिक्री ज़्यादा होती है। इस मेथनॉल पीने के बाद लोग क्या होता है अंधे हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम में कुछ हो जाता है ना, पैरालिसिस अटैक हो जाता है, कुछ ना कुछ तो हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो ट्रेजिडी है दैट इज़ एन आउटकम ऑफ शराबबंदी। अब शराबबंदी भी ज़रूरी है और इसको भी रोकना ज़रूरी है। तो ये किया जा सकता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज़ हैं उनको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा कि जहाँ भी इस जो देसी ठेके हैं शराब के, जो देसी शराब की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको रोका जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए, है ना, ताकि हम जो हुज ट्रेजिडी है लार्ज लेवल पे, बिहार में भी बहुत सारे कांड हुए हैं रिसेंटली, है ना, मोर देन 500 डेथ्स अभी तक हो चुके हैं सिर्फ हुज ट्रेजिडी में। 500 तो कम है, और भी ज़्यादा हुए हैं। तो इस सब को रोकने के लिए हम यही कर सकते हैं कि हम शराबबंदी तो बंद नहीं कर सकते, उसको तो रखना है। अगर उसको रखना है तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो है, जो मद्य निषेध विभाग है, उसको उस तरह से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के साथ, और जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ों की थोड़ी सी टिप आ रही है तो उसको हटाना पड़ेगा। वैसे बिहार में तो कुछ और ही चल रहा है। चलो अब देखते हैं, इसरो टू टेस्ट गगनयान पैराशूट्स बाय ड्रॉपिंग मॉड्यूल फ्रॉम चॉपर। ये सब क्यों चल रहा है? ये सब इसलिए चल रहा है कि अगर अब गगनयान से आप भेज दिए, चंद्रमा पे आदमी को भेज दिए, है ना, अब वहाँ से जो वापस आएगा तो किस तरह से धरती पे लैंड करेगा। अभी तक इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि लैंडिंग वाली। तो मून मिशन में जो हमने देखा वो लैंडिंग तो प्रूव हो गया, वो गगनयान का पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉन्च आदमी को करना है, आदमी को ग्राउंड पे लाना है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें डेवलप करनी होगी। तो उसके लिए इन्होंने ये एयर ड्रॉप टेस्ट किया था, है ना। तो गगनयान से रिलेटेड एक टेस्ट है कि जब भी क्रू मॉड्यूल का स्प्लैश डाउन होगा तो द मॉड्यूल दैट विल सीट द 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, अनदर हेलीकॉप्टर विल लोकेट द क्रू मॉड्यूल, नेवी विल देन रिकवर द क्रू मॉड्यूल। अच्छा, कहने का मतलब कि जो क्रू मॉड्यूल है वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसेगा तो वो घुसने के बाद क्या होगा, वो पैराशूट्स के थ्रू स्लो हो जाएगा, स्लो होते होते वो नीचे आ जाएगा, ग्राउंड पे आ जाएगा, हो सकता है समंदर में गिर जाए, फिर वहाँ से नेवी उसको निकालेगी, उसके प्रेशराइज्ड केबिन को जो क्रू के लिए रहेगा। तो ये सब एक ट्रायल चल रहा है फॉर गगनयान, एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए। अब पतंजलि का कुछ लाइसेंस सस्पेंड हुआ है, अब FSSAI जो है थोड़ा बहुत सजग हो रहा है ना। अभी भी आप देखेंगे MDH और एवरेस्ट का बहुत सारा इशू हुआ है। अराउंड 31% ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम लास्ट 3 और 4 मंथ्स हैव बीन रिजेक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो दिनों दिन डिग्रेड होती जा रही है। हम लोग अपने क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड ये जाना जा सकता है कि FSSAI क्या है, इस FSSAI का ऑब्जेक्टिव क्या है काम करने का, इस FSSAI को क्या अचीव करना है, टारगेट क्या है अचीव करने का, और अभी क्या स्थिति है। चलो, बिहार सॉ हाईएस्ट लाइटिंग रिलेटेड डेथ्स इन जून जुलाई सेज IMD स्टडी। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट में देखो तो डिजास्टर मैनेजमेंट में लाइटिंग इज़ वन ऑफ द डिजास्टर्स इन इंडिया। इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी बनाया था जिससे लाइटिंग को ट्रैक किया जा सके। आपको कमेंट बॉक्स में इसी लाइटिंग को डिटेक्शन के लिए जो एप्लीकेशन था उसको लिखना है, उसका नाम लिखना है ना। तो ये जो लाइटिंग है ये वन ऑफ द मेजर क्राइसिस है, डिजास्टर है बिहार में, एंड दैट क्लेम्स थाउजेंड्स ऑफ लाइव ईच ईयर, एंड बिहार इज अमंग द टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग लिंक्ड कैजुअलिटीज अलॉन्ग विथ MP एंड UP। ठीक है, अब इस डिजास्टर को कैसे मिटिगेट किया जाए? इसको मिटिगेट करने के लिए हम चाहे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर कुछ इसमें ऐड करें, और कुछ नेचुरल हजार्ड्स को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या हम प्रोविजंस कर सकते हैं, क्या क्या प्रावधान कर सकते हैं, वो सब इसमें लिखा जा सकता है ना। इस तरह के आंसर में इसको यूज़ किया जा सकता है कि रिसेंटली कहा गया एज़ पर IMD लाइटनिंग से बिहार में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैजुअलिटी हुई है
है ना। तो इसकी इम्पोर्टेंस, लाइटनिंग रिलेटेड डिजास्टर की इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस इस आर्टिकल से हमको मिलता है। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है अशोक लवासा जी का। ये लिखते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बस एक मुखौटा बना के रख दिया है, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसमें लीडरशिप, मॉडल लीडरशिप की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि आप इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर होने का पावर भी आपको एग्जीक्यूट करना है। इलेक्शन कमीशन की जो एक्सट्रीम पावर्स हैं, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए जो पीनल सिचुएशंस होते हैं, उनको आपको टेकल करना पड़ेगा, है ना। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है क्या असल में? जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये एक यूनिक कॉन्सेंसुअल अरेंजमेंट है दैट हैज़ इवॉल्व ओवर मेनी ईयर्स एंड कमिंग अंडर स्ट्रेस एज सुन एज इट कम्स टू द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस। ये एक अरेंजमेंट है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है तभी से ये स्ट्रेस में आ जाता है। क्यों? क्योंकि चाहे कैंडिडेट हो, चाहे स्टार कैंपेनर हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से कोई मतलब नहीं है। वो एक कोड ऑफ कंडक्ट ही है, जैसे सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि करप्शन नहीं करना है, लेकिन असलियत जानते हैं आप लोग। सिमिलरली यहाँ भी वही चीज़ है। तो ये ज़रूरी है कि इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाए, इसके प्रोविजंस को। तो इसकी स्टार्ट हुई थी असेंबली इलेक्शन, केरला में असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसका स्टार्ट हुआ था एमसीसी का, यहीं से हुआ था। फिर 1991 में जब टीएन सेशन थे, उस समय पे एमसीसी वाज कंसोलिडेटेड एंड री इशूड एंड रीडाउटेबल टीएन सेशन यूज्ड एज ए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। उन्होंने खतरनाक रूप से एमसीसी का यूज़ किया था, तभी से एमसीसी का डर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आया और तभी से वो एमसीसी की एफिशिएंसी को कभी क्वेश्चन नहीं करते थे। जब भी वायलेशंस होते थे तो उनको तरीके से हैंडल किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चला, वैसे वैसे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी प्रेस्टीज, फायर पावर और उनका जो है ना तरीका होता है, उससे एमसीसी को भी वो नीचे कर दे रहे हैं अपने से, है ना। तो ये ज़रूरी है कि इसको रीमॉडल किया जाए, इसको imposing more reasonable restrictions in a non-discriminatory manner. This is essential to restore a certain degree of decorum and discipline in public discourse, है ना। तो MCC ने अभी तक किसी भी डिफ़ॉल्ट के जो consequences हैं उसको कभी बाहर नहीं रखा है, और इसके कारण क्या होता है कि इसका जो डेटरेंस इफेक्ट है वो रिड्यूस होने लगता है, वो कम होने लगता है। और इसीलिए ये नेसेसरी है कि आप प्यूनिटी मेजर्स लाएं, और ऐसे प्यूनिटी मेजर्स लाएं जो फेयर हो। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पार्टी को ही आप प्यूनिटी मेजर्स ले रहे हैं। ट्रांसपेरेंट हो, किस बेसिस पे आपने वैसा डिसाइड किया। प्रिडिक्टेबल मैनर हो, मतलब कि अगर हेट स्पीच दिया तो ये होना तय है, अगर आपने पैसा बांटा तो ये होना तय है, अगर आपने शराब बांटा तो ये होना तय है। तो ये सब पता भी होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ताकि उसको रोका जा सके। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जो हेट स्पीचेस होंगे उसको कर्व किया जा सकता है ना। तो इसी की बात इस आर्टिकल में अशोक लवासा जी करते हैं, और इससे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि व्हाट इज़ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, discuss its evolution and challenges faced by it, suggest some reform measures। MCC से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर इस आर्टिकल में बखूबी मिल जाएगा। इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए अपने से। अब ये FSSI का सेफ्टी रिलेटेड है ना, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे इसमें। अब हम जो क्वेश्चन है सैटरडे का उसको देख लेते हैं शॉर्ट्स में। देखो, हमने पूछा था कि व्हाट आर द इलेक्शन कैंपेन मेथड्स इन बिहार, हाउ इलेक्शन कमीशन रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स दिस कैंपेन्स। एक्चुअली क्वेश्चन जो था PYQ का इतना ही था, व्हाट आर द इलेक्शन कैंपेन मेथड्स इन बिहार। मैंने इसमें ऐड किया कि इलेक्शन कमीशन उसको किस तरह से कैंपेन को रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है। तो आप देखिए, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, रैलीज़ होती हैं, है ना, डोर टू डोर कैंपेन होता है, पब्लिक मीटिंग की जाती है, पद यात्रास, फुट मार्चेज होते हैं, मीडिया कैंपेन्स होते हैं न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। और सोशल मीडिया को काफ़ी आउटराइटली यूज़ किया जा सकता है। इसमें एग्जांपल भी लिखा जा सकता है। रिसेंट रिपोर्ट में 102 करोड़ भाजपा ने सोशल मीडिया पे खर्च किए हैं। अलायंस बिल्डिंग एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स, है ना। अभी कैसे BJP और JDS एक साथ हो गए, कहाँ, कर्नाटका में। वैसे ही BJP और JDU बिहार में साथ हो गए। क्यों? अलायंस बिल्ड किया उन्होंने अपने कैंपेन के लिए कि आप उस एरिया में अपने इलेक्शन खड़ा करें, लेकिन फिर भी हम आपका कैंपेन करने जाएंगे, और पोस्ट पोल जो रिजल्ट्स होंगे, आउटकम होंगे, वो इसी अलायंस के बेसिस पे रिजल्ट आएंगे कि आपका कितना होल्ड है उस टेरिटरी में, और कोई नेशनल पार्टी आती है उसका कितना होल्ड है, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनली वो लोग अपने आप डिसाइड करते हैं, और अंततः जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है उनके फेवर में आता है।
कास्ट एंड कम्युनिटी आउटरीच, अभी सब कास्ट कार्ड निकालते हैं कि हम राजपूत हैं तो हम ये हैं, हम वो हैं, ब्राह्मण हैं तो हम ये हैं, हमको ये चाहिए, आप अपने कास्ट को ही वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे। होता कुछ नहीं है, जैसा चलता है वैसा ही चला आता रहेगा। 5 साल तक दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना वो सेंट्रल स्ट्रक्चर चल रहा है। अभी जो छोटे छोटे एमपी थे जिनका बहुत रेलिवेंस था एक टाइम पे कि एमपी को कुछ जाके बोलो तो एमपी आपका काम करवाएंगे, अब वो ख़त्म हो गया चीज़, है ना। अब एमपी की बात ही कोई नहीं सुनता है ऊपर में जो उनका काम कोई करा सके, है ना। तो सिचुएशन ऐसी हो गई है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके। तभी स्ट्रेंथन किया जा सकता है जो ग्राउंड लेवल पे जो एसोसिएटेड लोग हैं, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको एम्पावर किया जाए। इशू बेस्ड कैंपेनिंग, अभी एजुकेशन को लेके, जॉब्स को लेके, देखिए ना अभी जो आर्मी की रिक्रूटमेंट हुई, नया तरह का जो रिक्रूटमेंट लाया गया था, उसको लेके हमेशा से इशू उठता है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है वो, है ना। तो ये इशू बेस्ड कैंपेन होता है, ये भी तरीका होता है। बिहार में इशू बेस्ड कैंपेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार से मतलब नहीं है। 10वीं करके सब यही चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, दिल्ली जाएं, कोटा जाएं और भी जहाँ भी जाना है जाएं, और वापस लौट के कोई आते नहीं है। जो आता है वो यहीं कास्ट की चक्की में पिस के रह जाता है ना। तो इसको देखने की ज़रूरत है। इशू बेस्ड कैंपेनिंग बिहार में थोड़ा कम है, ऑल ओवर इंडिया चलता है, बिहार में थोड़ा कम है, लेकिन हाँ यहाँ भी चलता है कि चीनी मिल खोल दो, हमको रोज़गार दे दो, है ना। अभी 10 लाख रोज़गार का वादा किया आपने, 5 लाख ही दिया, बाकी कब दोगे? तो इसको बोलते हैं इशू बेस्ड कैंपेन। फिर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट इन कैंपेन, है ना। कोई बड़ा जो गायक है, जो मूवी एक्टर है, उसको लाएंगे, उनके थ्रू कैंपेन कराएंगे ताकि वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हो सके, लोग उनके सपोर्ट में वोट कर सकें। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि इनको रेगुलेट किया जाए, इनको मॉनिटर किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन भी अपने अपने पैंतरे आजमाती है, इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है। हमने देखा किस तरह से ये सुचारू रूप है, क्या इसका इवैल्यूएशन है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इसमें लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अब ऐसा नहीं कि इलेक्शन में कोई भी कैंपेन कर दे, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करो, ताकि आप जैसे रजिस्टर करते हैं आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो आपको इलेक्टोरल लॉज के अंदर आप आ जाते हैं, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आपको फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो रेगुलेट होगा, कंट्रोल होगा। फिर मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर, कितना आप खर्च कर रहे हैं, लिमिट जो तय किया गया है उस लिमिट को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें मीडिया मॉनिटरिंग की भी बात होती है, ऑब्जर्वर डिप्लॉयमेंट किए जाते हैं, है ना। कंप्लेन मैकेनिज्म होता है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कोई ऐप है, उस पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। वोटर एजुकेशन, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ये सब तरीका होता है कि किस तरह से आप इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कैंपेन को रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है। अब कुछ कमिटीज़ हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। एक दिनेश गोस्वामी कमेटी है और रिसेंटली एक स्टैंडिंग कमेटी थी सुशील कुमार मोदी जी के अंदर, उसके बारे में इसका नाम सिर्फ याद रखना है, वो नाम लिख सकते हैं तो वो भी ठीक ठाक रहेगा। फिर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर्टेन टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, अब संविधान में क्या क्या प्रोविजंस है जिसके अंदर इलेक्शंस होते हैं, तो ये सब प्रोविजंस हैं, है ना, जिसके अंदर इलेक्शंस होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। इसके आंसर को पोस्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करिए, वो आप वेबसाइट पे चला जाएगा आपको लेके, वहाँ पर आप अपना आंसर अपलोड कर सकते हैं, है ना। अब मिलते हैं कल नए डिस्कशन के साथ और भी ज़्यादा कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन के साथ। बाय बाय।